जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो विनोद कापड़ी जी ने एक फ़िल्म बनाई थी, एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री थी एक परिवार पे जो कि जाने की कोशिश कर रहा है और उनको अ, और उन्हें क्या-क्या दिक्कत होती है वहाँ पहुँचने की प्रक्रिया में। तो वो मैंने देखी और वो जो छवि थी मेरे मन से निकली नहीं। वो एक बच्ची जिसका पाँव छिल चुका है, वैसे भी उसको शायद पाँव में कोई दिक्कत है और वो घिसट-घिसट के चल रही है, माँ उसको खींच रही है मजबूरी में। कहानी शुरू होती है और अलीगढ़ जाके अचानक उसका ट्रेस खत्म हो जाता है। तो विनोद कापड़ी हमारे साथ हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से लेकर के लगातार हम लोग सब फॉलो तो कर ही रहे थे। लेकिन हुआ ये कि 13 अप्रैल को तकरीबन लॉकडाउन के 20 दिन के बाद ट्विटर पे मैंने एक देखा जिसमें कुछ 30-35 मज़दूरों के बारे में ज़िक्र किया गया था कि वो गाज़ियाबाद के लोनी में हैं और उनको 4-5 दिन से राशन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा और भूखे हैं। और उसमें एक नंबर था, तो उस नंबर पे मैंने संपर्क किया क्योंकि मैं लगातार प्रवासी मज़दूरों से बात कर रहा था, तो वो एक चिंता हुई। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उसमें रितेश नाम के एक व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि सर हम लोग 4-5 दिन से भूखे हैं और कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। तो मैंने और आप यहाँ आके देख लीजिए। तो मैंने कहा देखो इस वक़्त आना संभव नहीं है, आऊँगा भी तो देर हो जाएगी। आप एक काम करो रितेश, एक छोटा-सा वीडियो बना कर के अपने मज़दूरों की सबकी व्यथा और जो भी कहानी या दशा है वो बताओ। तो रितेश ने मुझे भेजा वो वीडियो 13 अप्रैल को, जिसको मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया और शायद मैंने आपको भी फॉरवर्ड किया था जिसमें आपने भी सहयोग किया था, जी, हाँ जी। आगे बढ़ाया था। जी, जी। और उसके हाँ, हाँ। बाद हुआ ये कि उनके पास यूपी पुलिस से ट्विटर पे संदेश आया कि हम आप तक मदद पहुँचा रहे हैं, जो मदद उन तक कभी नहीं पहुँची। बल्कि यूपी पुलिस के कुछ जवानों ने उनको ये तक कहा कि आप लोगों को ये सब शिकायत करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ लंगर लगा रहता है, आप लोग लाइन लगा के खड़े रहा करो। उसके बाद लेकिन कुछ व्यक्तिगत इंडिविजुअल लोगों ने 3-4 दिन का राशन उन तक पहुँचाया। 4 दिन के बाद फिर से मुझे उसी रितेश ने जी। फ़ोन करके बताया कि सर राशन खत्म हो चुका है, अब हम लोग फिर से उसी स्थिति में आ गए हैं। तो फिर मैंने और हमारे कुछ मित्रों ने उनके अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए जिससे उनका 10 5-6 दिन का और चला। और ये स्थिति लगातार 10-12 दिन तक होती रही और अप्रैल के आखिर तक उनकी ये स्थिति हुई। और एक दिन मुझे अचानक पता चला कि जो एक व्यक्ति मदद करने के लिए उनके पास पहुँचे थे, उनका मेरे पास संदेश आया कि विनोद साहब वो जो आपने बताया था वो तो लोग कह रहे हैं कि हमको मदद नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो मैंने तुरंत फ़ोन किया रितेश को, तो जी। रितेश ने कहा कि हाँ सर अब मदद नहीं चाहिए क्योंकि अब हम लोग निकल गए। तो मैंने कहा कहाँ निकल गए हो? तो उसने कहा सर हम लोग हुँ, सहरसा के लिए निकल गए हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, हुँ। मैंने उसको शुरू में थोड़ा-सा डाँटा भी क्योंकि बच्चे ही हैं 20-22 साल के। मैंने कहा सुनो तुम इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रहे हो? स्थितियाँ बहुत खराब हैं और इस वक़्त तुमको जाना नहीं चाहिए और कैसे जा रहे हो तुम? तो उसने बताया कि सर हम लोगों ने 2 दिन पहले गाँव से पैसे मँगा कर के साइकिलें खरीदी सेकंड हैंड और हम उन्हीं साइकिलों से जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। हुँ। तो फिर मैंने उनसे वाह, पूछा वाह! कि अरे! अभी हाँ, कहाँ हो आप लोग? हाँ, हाँ। तो मैंने पूछा अभी कहाँ हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग हापुड़ के पास है, दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर जी, आगे। जी, जी। हाँ। तो तब मैंने तय किया योगेंद्र भाई कि इन लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया है और करीब 30 लोगों का दल है जो कि बाद में अलग-अलग ग्रुप से बँट गया पुलिस की मार की वजह से क्योंकि पुलिस ने इन लोगों को ब्रज घाट में बहुत मारा था जिसके बाद ये लोग अलग-अलग ग्रुप्स में हो गए। हाँ। तो जब मैं इनके पास पहुँचा तो ये लोग संभल के आस-पास थे और तब मैंने फैसला किया कि अब मुझे इनके साथ जाना चाहिए। और अगले दिन ही सुबह 5 बजे मैं और मेरी टीम निकल गए और हम लोगों ने इनको संभल, मुरादाबाद के आस-पास इनसे हमारी मुलाकात हो सकी और उसके बाद फिर ये पूरी यात्रा मैंने सहरसा तक, इनके जी। गाँव तक गाँव के आइसोलेशन सेंटर तक ये यात्रा पूरी की योगेंद्र भाई। हाँ, ये हम कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैं देख पा रहा हूँ 7 लोग हैं साइकिल पे जो कि शायद वही टीम है जिसको आप फ़ॉलो कर रहे थे। जी, जी, तो वही थी, तस्वीरें जी। आती रहेंगी पर आप कहानी बताइए, तो ये लोग यहाँ दिल्ली से निकले, सहरसा हाँ, बिहार के लिए, जो बिहार में भी बिहार के बॉर्डर पे नहीं है, काफ़ी अंदर जाके बिहार में भी है। करीब वहाँ सहरसा से साढ़े बिहार 3 के सौ लिए साढ़े 3 निकले। सौ किलोमीटर। हाँ, तो बिहार एंटर करने के बाद भी कोई 350 किलोमीटर है। जी, तो अ, वहाँ के लिए ये लोग निकल दिए और आप इनके पीछे-पीछे गाड़ी में चल रहे थे, हैं? जी, जी। और कितनी यात्रा हुई, कितने दिन में पूरी की, क्या कर रहे थे लोग? ये तकरीबन 7 दिन और 7 रात की यात्रा थी और पूरे 24 घंटे में तकरीबन 18 17 से 18 घंटे ये लोग लगातार साइकिल पर रहते थे। और
ब्रज घाट का इनका अनुभव बहुत खराब रहा। जब ये ब्रज घाट पहुंचे तो ब्रज घाट में ये लोग दरअसल 30 लोगों का ग्रुप था जो ये लोग यहाँ से जी, निकले थे। जी, लेकिन बताया ब्रज था। घाट में पुलिस ने इनको पकड़ लिया। उसके बाद न सिर्फ इनको रोका बल्कि इनको बहुत मारा पीटा और इनसे कहा कि या तो तुम लोग वापस चले जाओ नहीं तो हम तुम लोगों को गंगा में फेंक देंगे। ये ब्रज तो घाट उसके एग्ज़ैक्टली कहाँ हुआ? ये ब्रज घाट हापुड़ से करीब 20 किलोमीटर आगे है, उत्तर जी, प्रदेश जी, में। जी। हाँ, 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 हाँ। तो वहाँ गंगा नदी है, बहुत बड़ा पुल है हाँ, वहाँ पर और जी, गंगा जी। का विस्तार बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उस वक़्त इन लोगों ने फैसला किया कि अब ये वापस तो जाएँगे नहीं। हालाँकि तब इन्होंने मुझे बताया, मैंने तब भी इनसे कहा कि तुम वापस आओ। इन्होंने कहा कि वापस का तो अब प्रश्न नहीं है क्योंकि मकान मालिक भी किराया माँग रहा है और हमारे पास किराया देने के लिए पैसे अब बचे नहीं हैं। तो हमको जाना तो है ही, वापसी जी। की अब गुंजाइश है नहीं। तो फिर बाद इन हाँ, लोगों हाँ। ने तय किया कि ये लोग साइकिल सहित गंगा पार करेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक फैसला था इनका और 3-4 लोग इनमें से साइकिल के साथ गंगा में चले भी गए। तब जो आस-पास के गाँव के लोग हैं वो इनके मदद के लिए आए। उन्होंने कहा कि देखो आगे चलकर गंगा बहुत गहरी है और आप लोग सब डूब जाओगे। तो हाँ। इनका ये कहना था कि हम लोग हमारे हमारे इलाके में पूरी बाढ़ आती 10-10 फीट तक बाढ़ आती तो हम लोग को तैरने की कोई दिक्कत कि तुम लोग स्किल भी साथ लेके जा रहे हो तो कैसे तुम लोग पार करोगे? हाँ, मतलब साइकिल के तो फिर साथ गाँव कैसे वालों ने तैरेंगे? कहा कि बिल्कुल हाँ, सही ये बात, तस्वीरें यही फिर यही गाँव रास्ते के की आ रही हैं। अच्छा विनोद भाई एक छोटा-सा आग्रह है, आप अपने जी, फ़ोन को लैंडस्केप में अगर कर दें तो शायद हमारे साथी कह रहे हैं बेहतर दिखाई देगा। हाँ जी, जी, शुक्रिया है। थोड़ा-सा इसमें आप तो टेक्निकल चीज़ें समझते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए हाँ, तो ये लोग कह रहे थे कि गंगा में साइकिल लेके तैरेंगे। जी, जी। तो बाप लेकिन रे! गाँव वालों ने जब इनको बहुत समझाया तो और गाँव वालों ने इनको आश्वासन दिया कि आप 3-4 घंटे इंतज़ार करो, हम लोग आप लोगों को 1-2 नाव की व्यवस्था करके आपको नाव से पार करा देते हैं। उसके बाद इन लोगों ने जी, जी। नाव नाव के ज़रिए साइकिल अपनी नाव में रखी और नाव से इन्होंने गंगा पार की। पर उसके बाद इन्होंने हाँ, अपनी पूरी रणनीति बदल दी। इसमें से एक सबसे आगे लड़का चल रहा है 22 साल का रितेश जिससे मैं लगातार बात कर रहा था। हाँ, ये हाँ। लड़का बहुत समझदार था और इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी और इस सब के बारे में भी जानकारी थी। तो इसने क्या किया कि अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल मैप लगाया और गूगल मैप में 3 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पैदल चलने वाला, एक होता है मोटरसाइकिल वाला, एक हाँ, होता है हाँ, कार हाँ। वाला। हाँ, हाँ। तो इसने रितेश ने उसमें पैदल चलने वाला ऑप्शन लगा लिया और हाँ, उसके हाँ। बाद ये लोग गाँव के अंदर-अंदर और जंगल के रास्ते से इन्होंने सोचा कि हम लोगों को कम से कम 1-2 दिन का सफ़र एकदम कच्चे रास्तों से करना चाहिए ताकि हम पुलिस की मार से बच सकें। ओह! और इनके पीछे-पीछे आप चलते रहे अपनी गाड़ी से? जी, जी। जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती थी, हम गाड़ी से जाते थे। हाँ। फिर हम लोग इनसे लोकेशन ले लेते थे और जहाँ हमारी गाड़ी नहीं जा पाती थी, फिर हम लोग अगली लोकेशन पे इनका इंतज़ार करते हुए मिलते थे इनको। जी, जी, जी। जी, 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 क्योंकि जी, कई जी, जगह जी। ऐसे रास्ते थे जहाँ हमारी कार नहीं जा सकती थी। हुँ। बिल्कुल, नेचुरली मतलब और गूगल तो कई बार आपको ऐसे गाँव में मेरे को ध्यान है 1-2 बार गूगल ने हमारे को फ़ॉलो हम कर रहे थे और ऐसे बिल्कुल खेत के बीच में उतार दिया गूगल ने। हमने कहा भाई कैसे जाएँगे इसमें तो। जी। रास्ते में पुलिस की दिक्कत खाना कहाँ से मिल रहा था इनको रास्ते भर? खाने की बहुत दिक्कत थी योगेन भाई क्योंकि सारे सभी ढाबे बंद थे और इनके पास पैसे भी ना के बराबर थे। ये हाँ। अपना कुछ चना सत्तू साथ लेके चल रहे थे लेकिन चना सत्तू से इतनी दोपहरी में जब आप 16-17 घंटे रोज़ साइकिल चला रहे हैं तो वो भी बहुत मुश्किल काम था। तो हाँ। होता होता ये था कि जो आस-पास के लोग थे, गाँव के लोग थे या जो छोटे कस्बों में कुछ दुकानें खुली थी, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत छोटा-सा उदाहरण है। इनकी साइकिल खराब हो गई थी, लोग अपनी साइकिल ठीक करा रहे थे। उसके ठीक साथ में एक चाय की दुकान थी, सुबह 6:30 बजे का वक़्त था, उसने चाय की दुकान खोली हुई थी और उन सज्जन को पता चला कि ये लोग दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, अभी इनको 1000 किलोमीटर और जी। जाना है। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ आलू रखे हुए हैं और मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों के लिए जल्दी से कुछ समोसे बना देता हूँ। तो उसके बाद उसको पता था कि अरे उसकी वाह! दुकान खोलना पुलिस की मार को दावत देना है, उसको ये पता था लेकिन जी, उसके जी। बावजूद उसने 1 डेढ़ घंटा रुक करके 8 बजे तक इन सब के लिए करीब 20, 30, 25 के आसपास समोसे तले और सबसे कहा कि 2-2, 3-3 समोसे खा लेना, ये भैया आपको आगे से कहीं ब्रेड दिला देंगे और ब्रेड में मिला करके आप लोग समोसे खा लेना तो कम से कम 5-6 घंटे की ताकत आप लोगों को बनी रहेगी। तो खाना और जो की व्यवस्था इसी तरह से होती थी कहीं पर कुछ जगहों पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने कुछ व्यवस्था की हुई थी तो वहाँ पे लोग खा लेते थे। मदद की, जी। जी, और जो
जो आम लोग थे, खासतौर पे जो अलग-अलग जगहों पे मिले, साइकिल रिपेयर करने वाले, साइकिल पंचर करने वाले, ये सब लोग बिल्कुल एक तरह से इनके लिए देवदूत की तरह थे। 8-8 9-9 बजे आपको पता है कि छोटे शहरों में छोटे शहर 7 बजे सो जाते हैं, सूरज ढलते ही छोटे हाँ, शहर हाँ, एकदम हाँ, हाँ। कस्बे तो एकदम घुप अंधेरे में डूब जाते हैं। जी, जी। ऐसे वक़्त में जब उनको पता चलता था कि ये लोग बिहार जा रहे हैं और साइकिल से उनकी साइकिल पंचर हो गई है, तो वो खास तौर पे आकर के अपनी दुकान खोल करके इनका ना सिर्फ पंचर ठीक करते थे, बल्कि एक सज्जन तो ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सिर्फ एक का पंचर मत ठीक कराओ, तुम लोग अपनी साइकिल्स की ओवरहॉलिंग मुझसे करवा लो, मैं ग्रीस और तेल-वेल सब लगा देता हूँ, तुमको बहुत दूर जाना है। और बाद क्या में जब इन बात लोगों है! ने पैसे ऑफर किए, तो उन्होंने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "भई तुम लोग जो कर रहे हो उसमें छोटा-सा योगदान मेरी तरफ से हो जाएगा, मैं पैसे लेके क्या करूँगा तुम लोगों से?" तो ये जो विनोद भाई, एक मेरा ये जज़्बा जो था। अनुभव रहा है इन सब चीज़ों में कि बड़े लोगों का दिल छोटा होता है और छोटे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सही हम कह इस रहे हैं आप। पूरे जो ये जो रिलीफ वर्क में हम लगे हुए हैं, जगह का नाम नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े लोगों की एक सोसाइटी है, जहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ वहाँ पे बस आटे की बोरी ले आते थे और वहाँ से बाँटते थे। सोसाइटी वालों ने हमें निकाल दिया वहाँ से। और पड़ोस के एक थोड़ा-सा गरीब इलाके में किसी ने हमें बुला के कहा कि मेरी दुकान खाली पड़ी है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम लोग यहाँ से कर लो। हमने कहा सही बात बहुत-बहुत है। धन्यवाद, कितना किराया दें? उसने कहा मैं ऐसे काम का किराया लूँगा क्या तुमसे कभी? तो बड़े लोगों सही का बात दिल है। बहुत छोटा होता है और जिन्हें हम छोटा कहते हैं, उनका बहुत बड़ा दिल होता है और इसी से इन्हीं चीज़ों से देश चलता है, मुझे कई बार तो लगता है। तो ये जर्नी चलती रही, 7 दिन तक आप फ़ॉलो करते रहे और मुकाम तक, सहरसा तक आप उनके पीछे रहे और ये बॉर्डर कैसे क्रॉस किया उत्तर प्रदेश, बिहार वाला? नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा में कोई ज़्यादा इनको तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही ये लोग बिहार सीमा में प्रवेश किया इन लोगों ने, तो उसके बाद बिहार सरकार ने और बिहार की पुलिस ने इनको अपने संरक्षण में ले लिया। ऐसा उन्होंने कहा कि अब आप हमारे संरक्षण में हैं, अब आप अच्छा, यहाँ से साइकिल नहीं चला के हाँ, जाएँगे, यहाँ से आपको हम बस से लेके जाएँगे और यहाँ से हम आपके लिए एक अभिभावक की अच्छा, भूमिका में रहेंगे। ऐसा उन्होंने कहा और उनको उनके स्क्रीनिंग हुई और उनको रखा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात ये थी कि दोपहर में 12 बजे इन लोगों ने इनको बस में बिठाया अपनी, और दोपहर 12 बजे से सफ़र शुरू हुआ और ये सुबह 3 बजे सहरसा पहुँचे। इन 18 जो भी है 12 से 15 घंटों में इन्हें पूरे रास्ते में ना तो खाने को दिया गया, ना पानी पीने को दिया गया, बल्कि 3 बजे सुबह सहरसा पहुँचे तो उसके बाद इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। जी, बहुत ही जी। गंदी हालत में कमरा था, उसमें इनको बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया। ये सब लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हम लोग को कम से कम कुछ खाने को तो दे दो। तो हाँ, इनको खाने को नहीं मिला और सुबह तकरीबन 9 बजे इनको इस जगह से बंद किया गया, जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें इनको बंद कर दिया गया था। हाँ, और ये हम सुबह देख रहे हैं तस्वीर। और जी, जी, सुबह जी। 9 बजे इनको यहाँ से निकाला गया, तो इनको उम्मीद थी कि अब कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन तब भी इनको खाने को नहीं दिया गया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आपने इनको 12 बजे दिन में अपने संरक्षण में ले लिया और पूरे जिला प्रशासन को, पुलिस को, किसी को पता ही नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं, इनकी रहने की व्यवस्था क्या है, इनको कहाँ रखना है, इनको क्या खिलाना है। तो ये एक बहुत ही दुखद अनुभव इन लोगों के जैसे साथ हमारे हुआ यहाँ जब कहते हैं ना, इनको हाथी की 24 घंटे दुश्मनी तक भी भूख। खराब है और हाथी की दोस्ती भी बुरी है। जी। उसका संरक्षण भी बुरा है जितना उसका वो है तो। अ अ, विनोद भाई, ये इसको आपने सारे को अनुभव को एक फ़िल्म में कैप्चर किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फ़िल्म देखने को मिलेगी, हम सब देख पाएँगे क्योंकि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। आज से 50 साल बाद भी इस देश को याद होना चाहिए कि हुआ क्या था। हम जो जी, कहते हैं मंगल ग्रह सही पे बात है। जाएँगे, चाँद पे जाएँगे, न जाने कहाँ-कहाँ जाने का ये देश तैयारी कर रहा है। और उस देश में दिल्ली से सहरसा जाने के लिए क्या हुआ? और ये तो फिर भी साइकिल थी, यहाँ तो लोग पैदल जा पैदल जा रहे रहे हैं। हैं। जो-जो अवस्था में जा रहे हैं, इसका दस्तावेज आप रखेंगे। जी। ये कब तक फ़िल्म बना रहे हैं? और आपसे बात इस पे करना चाहूँगा, क्या किया जा सकता है? कुछ मेरे सुझाव हैं, आपके भी सुझाव लेना चाहूँगा, लेकिन जी। पहले फ़िल्म कब तक आ रही है? अभी हम लोग एडिट कर रहे हैं, एडिट शुरू कर दिया है, तो एडिट करने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे और साथ ही साथ कुछ टीवी चैनल्स और प्लेटफ़ॉर्म
जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से बातचीत शुरू की है, लेकिन आप तो बहुत भली भांति जानते हैं कि आजकल देश का माहौल कैसा है, और थोड़ा सा अभी जो शुरू का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा लोग कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री अगर हम लेंगे तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं हमसे, तो वो एक तकलीफ है। लेकिन उम्मीद है कि कोई कुछ ना कुछ लोग, कोई ना कोई तो होंगे जो थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मजदूरों की बात है। देश के करीब 50-52 करोड़ मजदूर हैं, उनकी कहानी, उनके बारे में बात है। तो उम्मीद है कि कुछ लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, थोड़ा सा नैतिक बल दिखाएं और इस कहानी को देश तक और दुनिया तक पहुंचाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप क्राउड फंडिंग भी कीजिए ना, यहाँ पे हमारे फेसबुक पे आप डाल दीजिए। मुझे विश्वास है कि कई लोग चाहेंगे कि ये सूचना पूरी दुनिया तक पहुंचे, ये खबर, ये दस्तावेज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित करके रख सकें। जरूर ये कई लोग चाहेंगे, तो आप जरूर क्राउड फंडिंग भी देखिएगा। और मुझे यकीन है कि जो लोग, सैकड़ों लोग जो इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं, उनमें से कई साथी जरूर आगे आएंगे कि हाँ, इस चीज को हम रखना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है, ताकि सनद रहे कि हम किस इतिहास के दौर से गुजरे हैं, क्या हुआ। ये इतिहास है जो हमें बता सकता है हमारे भविष्य के लिए। बात को पूरा करने से पहले विनोद भाई, क्या किया जा सकता है? मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ जो बातें मैं कह रहा हूँ रखता हूँ, आप भी इसमें बताइएगा क्या किया जा सकता है। मेरे विचार से जो कल औरंगाबाद की घटना हुई, इसे जाहिर है इसको एक एक्सीडेंट न मानिए। ये खाली एक सामान्य दुर्घटना नहीं है, ये कोई ट्रक और कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मैन मेड डिजास्टर है। और इस मैन मेड डिजास्टर के पीछे पहली बात कि इतने बड़े देश में हमने लॉकडाउन किया। मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं, मैंने लिखा था इसके पक्ष में, और मैंने कहा था मोदी जी की आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन इस परिस्थिति में, चाहे आज के 6 महीने बाद पता लगे कि निर्णय अच्छा नहीं था, लेकिन आज की परिस्थिति में उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन क्या लॉकडाउन करते वक्त आपको सोचना नहीं चाहिए कि इस देश में प्रवासी मजदूर हैं? आपने कह दिया 3 दिन बाद कि राशन कार्ड जिनको है उनको 5 किलो की बजाय 10 किलो दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते नहीं है कि ये प्रवासी मजदूर है, इसका राशन कार्ड तो इसके गांव में है, इसके पास तो यहाँ कुछ नहीं है। आपने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन लेबर को पैसा दिया जाएगा सरकार के फंड से। क्या आप नहीं जानते कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का ना टेलीफोन नंबर किसी के पास है, ना अकाउंट नंबर किसी के पास है, कहां से पैसा जाएगा? ना जाना था ना गया। तो इसकी तैयारी और सोच क्यों ना हुई? और अगर सरकार उस वक्त लॉकडाउन की घोषणा को 3-4 दिन पोस्टपोन कर देती, दुनिया के ज्यादातर देशों में 4 दिन का नोटिस दिया गया था लॉकडाउन से पहले कि भैया जहां जाना आना है चले जाओ। अब लोग कहते हैं ऐसा कर देते तो इन्फेक्शन फैल ना जाता। मैं कहता हूं कि भाई तब फैलने की गुंजाइश थी, पूरे भारत में 500 लोगों को इन्फेक्शन था। आज भारत में 50,000 लोगों को, अब तो 60,000 आज पहुंच गया है। तो तब जितनी भी गुंजाइश थी, आज उससे 100 गुना ज्यादा खतरा है। जब 100 गुना कम खतरा था तब ट्रांसपोर्ट कर देते तो बेहतर ना। सही बोल रहा है, सही उसके बाद रोज खबर आती रही, जैसे आप जिस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, रोज खबर आ रही थी, जो व्यक्ति जिस भी हाईवे पे था उसने हर जगह देखा दर्जनों सैकड़ों लोग जा रहे थे। आपने इस ग्रुप को देखा, आपने और भी देखे होंगे जब इस ग्रुप को फॉलो कर रहे होंगे आपको रास्ते में। हाँ, मुझे एक करीब 30 लोगों का ग्रुप मिला उसको भी मैंने डॉक्यूमेंट किया। वो लोग चंडीगढ़ से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रहे थे। बाबा रे बाबा, आप कल्पना मुजफ्फरपुर से वैसे मेरा बड़ा स्नेह का रिश्ता है। उस शहर से, उस पूरे इलाके से। खैर, चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर तक सोचिए तो कितनी लंबी जर्नी। तो सारे देश को पता था कि ये हो रहा है। हाँ हाँ जी, वो साइकिल से जा रहे थे, और एक ग्रुप में मुझे मिला जो पैदल जा रहा था, जो कि नेपाली मजदूर थे, और वो दिल्ली से सोनौली बॉर्डर जो गोरखपुर के पास है वहां वो पैदल जा रहे थे। पैदल जा रहे, बताइए। तो ये सब हो रहा था उस वक्त। क्या सरकार इतना नहीं कह सकती थी कि ये जो हमारे हाईवे की पेट्रोलिंग गाड़ियां चल रही हैं, चलो भाई आप ही उठा के कर दो। ये जो इतने ट्रक्स चलते हैं हमारी फौज के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, कि चलो
खुला नहीं तो जो लोग गलती से सड़कों पे आ गए कम से कम उनको अगले डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा दो। इतना न्यूनतम काम किए जा सकते थे, कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब घोषणा की गई कि हाँ ट्रेन चलेगी, एक तो ट्रेन चलाने की घोषणा इतने खुफिया तरीके से की गई, स्पष्ट नहीं। और सच बात यह है कि आज भी भारत सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आज भी जो एमएचए का ऑर्डर है वो कहता है कि ये ट्रेन चलेंगी केवल उन लोगों के लिए जो टेम्परेरी रूप से बाई चांस कहीं पे फंस गए थे, यानी कि जैसे तीर्थ यात्री हों, जैसे सैलानी हों। और स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हैं तो आप वापस अपने गांव इस ट्रेन से नहीं जा सकते। स्पष्ट लिखा है उस आदेश के अंदर। यानी कि ये जो श्रमिक एक्सप्रेस है ये श्रमिक के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। ये आज भी भारत सरकार का आदेश कहता है। ठीक बात तो है। क्या होना चाहिए? तो दो चार बिंदु मैं कहता हूं इसके बारे में। नंबर एक, आप स्पष्ट नीति बनाइए, स्पष्ट रूप से लिखिए कि कोई भी मजदूर जो वापस जाना चाहता है उसके लिए उसे जाने का अधिकार है। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन हुआ है सब जगह पे। नंबर दो, बताइए कि आपको पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। जैसे भारत सरकार विदेश से लोगों को लाखों, हजारों नहीं, लाख से ज्यादा भारत विदेश से लोगों को अभी ला रहा है, इस वक्त ला रहा है, नीति बना के ला रहा है ना। वैसी नीति हम देश के लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते? जो देश के प्रवासी हैं, जो विदेश वाले आप्रवासी हैं, पासपोर्ट वाले, वो हमारे नागरिक हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको लाइए। लेकिन ये जो राशन कार्ड वाले हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके लिए नीति क्यों नहीं हो? नंबर दो, और उसमें सरकार दे, पैसा सरकार दे। सच बात यह है कि जो हवाई जहाज से पहली राउंड में आए थे उनका सारों का खर्चा केंद्र सरकार ने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दिया था। अब शर्मा शर्मी सरकार इन लोगों से भी $40 ले रही है जो बाहर से आ रहे हैं, ताकि मेरे आप जैसे लोग ज्यादा बोल ना पाए इस सवाल पे। लेकिन गरीब को क्यों नहीं मुफ्त दिया जाना चाहिए? नंबर तीन, आप इसका एक सीक्वेंस बनाइए। आप बताइए, ये नहीं मैं कह रहा कि एक दिन आप रातों रात पहुंचा दीजिए, भगदड़ हो जाएगी। जैसे आप आज कर रहे हैं, आप कहिए आपका नंबर 6 दिन बाद आएगा, आपका नंबर 7 दिन बाद आएगा, आप वो दीजिए। राज्य सरकार पे जिम्मेवारी ये मत डालिए कि आप वहां से लेके आइए, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, राज्य सरकार पे आप इतनी जिम्मेवारी डाल सकते हैं कि ट्रेन जब पटना पहुंच गई, ट्रेन जब दरभंगा पहुंच गई, उसके बाद गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, और क्वारंटाइन करने की जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार ले सकती है। इसकी एक स्पष्ट नीति आज भी नहीं, वो होनी चाहिए। और इसके अलावा समाज भी कुछ कर सकता है। और मैं कल से कह रहा, जब से ये आया मैं कह रहा हूँ भाई, जब देखिए कांवड़ यात्रा होती है, देखते हैं कितने लोग आ जाते हैं कांवड़ियों को केला खिलाने भी, उनको दूध पिलाते भी हैं। कुछ लोग शिकायत भी कर रहे होते हैं उन सब पे। मैं शिकायत नहीं करता, मैं कहता हूँ चलो समाज है, कुछ तो कर रहा है ना बाहर आके। पर वो जो कांवड़ से जो धर्म कमाया जाता है, पुण्य कमाया जाता है, लंगर खिलाने के लिए कितने लोग पहुंच जाते हैं, लंगर खिलाते हैं। गरीबों के लिए इफ्तार इतने लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उन सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि भाई, आपकी कांवड़ सेवा, आपका लंगर, आपकी इफ्तार, उससे बड़ा धर्म का काम तो ये है इस वक्त। ठीक ये बात है। कैसे किया जा सकता है? आपके मन में कुछ सुझाव आए हो जो आप सबसे शेयर करना चाहें, सरकार से और बाकी सबसे, कि क्या अभी भी क्या किया जा नहीं सकता है, मैं क्योंकि इस वक्त भी लाखों लोग बाहर हैं। नहीं, मैं तो आपकी सारी बातों से सहमत हूँ योगेन भाई। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, और वो ये कि जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, इन सरकारों ने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि इन सरकारों ने इन मजदूरों का भरोसा खो दिया है। और ये भरोसा जीतना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस जैसे ही ये भरोसा जीतेंगे, ये मजदूर रुक जाएंगे, और उसके बाद सरकारों पर भरोसा करके सरकारों के हिसाब से चलेंगे। तो 3 बार या 4 बार अलग अलग मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किए। कभी कहा कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, कभी कहा कि दीप जलाइए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक बार आकर के, कल और भी कई मित्रों ने इस बारे में लिखा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक बार आकर के सिर्फ इन्हीं मजदूरों को संबोधित करते हैं और इनसे जी, सीधे मन की बात करते हैं। सीधे क्यों नहीं इनसे कहते कि सुनो, मुझे तुम्हारा दर्द पता चला है, 40 दिन में सरकारों से गलती हुई है और अब हम इस गलती को सुधार रहे हैं। आप थोड़ा सा मुझे 2 दिन का, 3 दिन का वक्त दीजिए। हम लोग ये नीति ला रहे हैं, आपको ऐसे हम पहुंचाएंगे, आपको हम इतना पैसा देंगे, हम आपको इतना मुआवजा देंगे, आपके परिवार भूखे न मरे उसके लिए हम ये करेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना तो राज्य सरकारें इस पे कुछ कर रही है, ना केंद्र सरकार इस पे कुछ कर रही है। ये भरोसा, मतलब उनको एकदम अनाथ छोड़ दिया है। ये बिल्कुल समझ से परे है योगेंद्र भाई, और ये क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
आप तो 2-3 दिन की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह दें लोग 7 दिन किसी तरह टिक जाएंगे, 10 दिन टिक सही बात जाएंगे अगर सही प्रधानमंत्री अपने बात मुंह से आश्वासन दे दें कि भाई 10 दिन तक के भीतर मैं आपके पास, या तो आपके हाथ में रोजगार होगा, रोजगार नहीं होगा तो आपको मैं हफ्ते का 500 रुपया दे दूंगा, ज्यादा नहीं। बड़ी बड़ी बात मैं तो नहीं कहता, मैं तो महीने का 10,000 नहीं कह रहा, 7,500 नहीं कह रहा। अरे आप हफ्ते हफ्ते का 500 तो पहुंचा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको, सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या कहती है, सरकार ने लिख के हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हर व्यक्ति जो सड़क पर है उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है प्रशांत भूषण को, बताइए अब आपको और क्या चाहिए? अगर हलफनामे से लोगों का पेट भरता हो तो कितना बढ़िया रहता। और ठीक बात है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं पूछता कि भाई मान लीजिए किसी को खाना मिल गया, जो मैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि साहब राशन मिल गया है, घर में छोटा बच्चा है उसको दूध कैसे दे। सवाल ये आता है कि सर कई दिन से चाय नहीं पी है ना, ये सब चीजें क्या, और या ये कि साहब मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज कैसे करें मोबाइल को। क्या न्यूनतम कैश नहीं दिया जा सकता? और बार बार पिछले कई दिन से, मतलब एक दिन तो मेरे को इतना वो लगा, मैंने कहा ये बंद कर दीजिए आप अपना स्पेस मिशन, इसरो सब कुछ बंद कर दीजिए, कहिए कि हाँ हम नाइजीरिया जैसे देश हैं, हम अफ्रीका के एक अति विपन्न देश जैसे देश हैं, हमारे बस का चांदवांद नहीं है, और बस हम तो किसी तरह से अपने लोगों को औरंगाबाद पहुंचा दें। आपने जो कहा ठीक बात है। विश्वास टूटने वाली बात, कल यही हुआ है मजदूरों के साथ। उन मजदूरों को, उनकी पूरी खबर आज अखबार में छपी है, उन मजदूरों को उनके ठेकेदार ने कहा कि नहीं नहीं कुछ दिन रुक जाओ, मैं अब मामला शुरू होने वाला है, तुम रुक जाओ, तुम्हें मिलेगा काम। उन्हें भरोसा था। अगर साथ में सरकार या किसी की तरफ से विश्वास आ जाता तो वो टिक जाते। ठीक भरोसा बात नहीं है। हुआ, आज किसी में भरोसा नहीं है। और भरोसे के बनाने की बजाय सरकारें क्या कह रही हैं, तुम्हारी ट्रेन कैंसिल करेंगे, धमका के वर्कर को रोक रहे हैं जैसे कोई बंधुआ मजदूर हो, इस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। और जितना ऐसी कोशिश होती है वो उतना ही भाग भाग के जाते हैं, उतना ही दूर रहते हैं कि ना भाई बच के रहो इस सब चीज से। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।